के बारे में देखे थे। तो स्कोप इसका क्या था? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंस की बात किए थे। तो नॉर्मेटिव रेफरेंस में हमने क्या देखा था? इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया था टर्म्स एंड डिफिनीशन। तो इसमें टोटल कितने डिफिनीशन है? 37। उसके बाद चौथा क्लॉज था कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 4 क्लॉज थे। तो सबसे पहला क्लॉज था इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू। दूसरा था 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। क्लॉज नंबर 4.3 स्कोप ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के स्कोप आप क्या ले रहे हो। और चौथा था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको इस्टेब्लिश्ड, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद से इस्टेब्लिश्ड, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब था। 4 वर्ड थे। और 5वां क्लॉज में था लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, जिसमें 4 क्लॉज थे। तो 5.1 था लीडरशिप एंड कमिटमेंट, और इसमें 13 कमिटमेंट थे। उसके बाद 5.2 हमने आपको बताया, जिसमें था OHSPC। 5.3 आपको बताया गया, तो उसमें था रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और 5.4 था, उसमें था कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। यही ना पढ़े अभी तक हम लोग, जो हमने आपको बताया है। तो ये मैं बता रहा हूं जो पहले पढ़ चुके हैं। अब क्लॉज नंबर 6 में 2 मेन क्लॉज है, जिसमें एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा क्लॉज है OHS ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। तो जिसमें जो 6.1 है, इसमें 2 मेन पार्ट है। वो क्या है? एक है हीरा और एक है लीगल रिक्वायरमेंट। यही मेन है 6.1 में। जो 6.1.2 हीरा और 6.1.3 लीगल, जिसके बारे में कल मैं आपको थोड़ा सा बता दिया था। चलिए देखते हैं आगे। तो कहता है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है, व्हेन प्लानिंग द OHS मैनेजमेंट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन शेल मतलब मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा। शेल कंसीडर द इशू रेफर टू इन 4.1। मतलब अब जब आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी करने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, तो आपको रेफरेंस तो कहां से मिलेगा? पहले तो आप आंतरिक समस्या आपका क्या है देखो। मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इशू। फिर 4.2 इंटरेस्टेड पार्टी की क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है। और 4.3 स्कोप ऑफ OHS मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू। मतलब समस्याएं तो यही से निकल गई थी ना, कॉन्टेक्स्ट से, इंटरेस्टेड पार्टी की क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन से, और मैनेजमेंट सिस्टम से, यही से समस्याएं निकल के आए। ध्यान दीजिएगा, कहता है give assurance that the OHS management system can achieve its intended outcomes। मतलब आपको इस टाइप की व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी और इस टाइप की सिस्टम रखना पड़ेगा कि जो आपका OHS मैनेजमेंट सिस्टम का गोल है वो अचीव हो जाए। मतलब आप सेफ्टी ऑफिसर रखे हो, 45,000 टन इंप्लीमेंट किए हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो इंसिडेंट हो रहा है, तो आउटकम्स नहीं हो रहा है। प्रिवेंट और रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट्स। अब अनडिजायर्ड इफेक्ट्स मतलब सिंपल सी बात है, जो भी अनहोनी है, दुर्घटनाएं हैं, वायलेशंस है, सीरियस कंसर्न्स है, वो सब के सब क्या करना है? आपको बचाना है, या उसको रोकना है, या कम करना है। दोनों में से काम करना पड़ेगा। अचीव कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और लगातार सुधार पे फोकस करना है। सेफ्टी में कोई सीमा नहीं होता है, जितना ज्यादा आप इनपुट दोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। When determining the risk and opportunity for the OHS management system and its intended outcomes that need to be addressed, the organization shall take into account। क्या क्या देखना है? सबसे पहले हैजार्ड्स। क्या हैजार्ड्स है? OHS रिस्क एंड अदर रिस्क, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क, और दूसरा रिस्क OHS अपॉर्चुनिटी एंड अदर अपॉर्चुनिटी, लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। ये चारों आपको देखना होगा। कहता है the organization in its planning process shall determine and assess the risk and opportunity that are relevant to the intended outcomes of OHS management system associated with change in the organization, its process, or the OHS management system. In the case of planned change, permanent or temporary, this assessment shall be
undertaken before the change is implemented. The organization shall maintain documented information, risk and opportunity, the process and action needed to determine and address its risk and opportunity. आप देख सकते हैं 6.1.2 और 6.1.4 में, to the extent necessary to have confidence that they are carried out as planned. देखिए इसमें क्या क्या बोल दिया, समझिए एक बार। कह रहा है कि आप जब रिस्क और अपॉर्चुनिटी को पहचानने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें क्या खतरा है उसको ढूंढिए पहले। उसके बाद OHS रिस्क आपके पास क्या क्या है और दूसरा अदर रिस्क क्या क्या है, OHS अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, अदर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अदर रिक्वायरमेंट क्या है, ये ढूंढिए, ये फाइंड आउट कीजिए। और ये फाइंड आउट करने के बाद आप उस पे एक्शन प्लान भी आपको बनाना होगा, जो हम लोग ऑपरेशन में बात करेंगे और उसको लागू भी करेंगे, ये आप करेंगे। और जो अति महत्वपूर्ण है इसमें कि आप यदि सब कुछ कर लिए और उसके बाद आपने कुछ चेंज कर दिया इन द सेंस, आप मान लीजिए गेहूं पीसने का मशीन चलाते हैं जो डीजल पे चलता है, अब कल आप उस पे क्या करने वाले हैं, बिजली पे चलाने वाले हैं। तो जब आप डीजल पे चला रहे थे तो रिस्क कुछ और था, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पे चलाने वाले हैं तो रिस्क कुछ और है। यानी आपने चेंज किया है, अब शॉर्ट टर्म के लिए किया है कि परमानेंट किया है वो ठीक है, लेकिन आपने चेंजेस किया है। तो जब आपने चेंजेस किया है तो फिर आपको थोड़ा सा सुधार भी करना पड़ेगा और उस रिस्क को भी देखना पड़ेगा जो नया आपके यहाँ जनरेट हुआ है। जितने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है ना, इन सबको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया हो गया छोड़ दिया, नहीं, आपको उसे ऑन रिकॉर्ड पेपर करके रखना होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना 6.1। अब हम बात करेंगे 6.1.2 मतलब हीरा की, जो आपको हीरा हम पढ़ा चुके हैं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो इसमें दिया हुआ है क्या, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट and maintain a process for hazard identification that is ongoing and proactive. The process shall take into account but not be limited to. देखिए सबसे पहले बोला है द ऑर्गेनाइजेशन शैल, मतलब मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। मैं आपके प्लांट में ऑडिट करने आया, मैं बोला कि आपके प्लांट में जो टॉयलेट में केमिकल इस्तेमाल होता है सफाई के लिए, हार्पिक या और भी केमिकल, क्लीनिंग केमिकल, उसका मुझे हीरा दिखाइए। तो आपने बोला कि मेरे पास उसका हीरा नहीं है, तो मैं आपको एनसी दे सकता हूं 6.1.2 कि आपने हीरा पर्टिकुलर केमिकल्स के बारे में आपने कोई रिस्क असेसमेंट नहीं किया है, उसका कोई हीरा नहीं है, इसके लिए आपको मिलेगा एनसी, नॉन कंफर्मिटी, क्योंकि आप कंप्लायंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आप कोई भी प्लांट में केमिकल से कोई भी एक्टिविटी है, सभी एक्टिविटी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और एक्शन प्लान बना करके उस पर काम करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी का हीरा होना चाहिए। How work is organized, social factors including workload, work hours, ये सब देखो सोशल फैक्टर की बात इसलिए बोलता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, राइट, अब उसको आप अपने कंपनी का बस ड्राइविंग करने में लगाए हो कि तुम बस को ड्राइव करोगे, अब उससे 16 घंटा आप ड्यूटी करवा रहे हो, तो 16 घंटा ड्यूटी करवा रहे हो, मान लो 2 बजे ड्यूटी में आया, उसको बोलोगे कि तुमको ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट दोनों करना है, तो 2 से 10 करेगा, 10 से 6 करेगा। अब ये बताइए रात में जब ड्राइविंग करेगा तो हाई चांस है कि सो जाए ड्राइविंग करते वक्त, और ऐसा हुआ है हमारे जानने में कई सारे इंसिडेंट। तो वर्कलोड बढ़ेगा तो उस पर काम पे कंसिस्टेंसी उसकी नहीं रहती है, वो डिस्टर्ब होगा और घटनाएं बढ़ सकती है। काम का प्रेशर ज्यादा दे दिया या उसको हरास किया, उसको पूरा धमकाया, डराया, गाली गलौज किया, बोले जाओ, वो गया, अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, अब जाके कहीं कुछ गड़बड़ कर देगा। तो ये सोशल फैक्टर्स बहुत है, उसके मेंटल इफेक्ट्स पड़ेगा तो घटना में कन्वर्ट होगा, राइट। लीडरशिप एंड द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होगा, जब ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहता है रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटी एंड, देखिए जो रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटी है, ये क्या होता है रूटीन और नॉन रूटीन। रूटीन मतलब जो डेली होने वाला काम है, नॉन रूटीन जो कभी कभी होने वाला काम है, उसको आप अलग अलग पहचानिए और ज्यादा आपको एक्शन लेना पड़ेगा नॉन रूटीन पे, वो कभी कभी होने वाला है, बड़ा हादसा कर देगा,
लेकिन दोनों पे एक्शन लेना है, लेकिन उस पर फोकस करना है। उसमें क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मटेरियल, सब्सटेंस एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस, ये आपको देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? जैसे आप थोड़े दिन पहले एक फोटो देखे होंगे, वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, कि एक सेफ्टी ऑफिसर चिमनी का इंस्पेक्शन करने गया, सेफ्टी मैनेजर लेवल का आदमी, चिमनी पे हाइट पे चढ़ा 25-30 मीटर, तो स्ट्रक्चर टूट गया, सेफ्टी ऑफिसर नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। एक थोड़े दिन पहले सीमेंट प्लांट का एक फोटो वायरल हो रहा था, कई लोगों ने देखा होगा। तो इससे क्या लर्निंग है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपने ऑफिसर्स को भेज दिया, या उसको भी देखना चाहिए था। प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट खराब हो, मटेरियल ठीक नहीं हो, तो ये आपको फिजिकल कंडीशन पूरा वर्क प्लेस का देखना पड़ेगा कि कैसा कंडीशन है, और उसके हिसाब से आपको एक्शन प्लान बना के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, कंस्ट्रक्शन, सर्विस डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल, इन सभी काम में आपको देखना पड़ेगा हीरा, क्या उसमें चोट लगने की संभावनाएं कहां कहां है, उसके लिए हमने क्या एक्शन प्लान बनाया है, ये चीजें आपको कंसीडर करनी है। नेक्स्ट करता है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स मतलब सीधा चले जाइए भोपाल गैस त्रासदी पे, उसमें जो गलती हुआ, किसकी गलती थी? सिंपल सा, पहले ठीक बात है, लेकिन वहां सबसे मेन जो गड़बड़ी देखेंगे तो किसका था? एक आदमी ने गलती किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। बात समझ रहे हो? एक आदमी ने गलती किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ह्यूमन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा, हाउ द वर्क इज परफॉर्म, इस कार्य को कैसे करना है, कोई भी एक्टिविटी है वो भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। पास्ट रिलेवेंट इंसिडेंट, इसके पहले इस काम में कहां कहां हादसा हो चुका है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड अदर कॉज। देखिए, कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा काम होने जा रहा है, तो आपको क्या कहता है? बोलता है ना, सेफ्टी सर्वे करवाइए, करिए, मतलब सेफ्टी ऑफिसर को चाहिए पता करे या इंजीनियर को कि इसके पहले इस काम में कुछ हादसा हुआ है क्या, और आपके प्लांट में नहीं तो बगल में भी हुआ है क्या। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि स्ट्रक्चर पे, चिमनी पे इंस्पेक्शन करने गया, प्लेटफॉर्म टूट गया, नीचे चला आया। इससे लर्निंग है ना कि हम अपने प्लांट में भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है तो उसको चेक करें, और कुछ उसमें डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ी है, तो उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करें, कर सकते ना। कहता है पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस, क्या संभावित इमरजेंसी हो सकती है? पीपल इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ, देखिए, those with access to the workplace and their activity including worker, contractors, visitors and other person। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके काम करने वालों के अलावा आपके एरिया में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन लोग आते हैं, उसको भी एसेस करना पड़ेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट का उदाहरण दे रहा हूँ। थर्मेक्स एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो थर्मेक्स में पुणे में क्या हुआ, एक सिक्योरिटी का आदमी काम करता था वेयर क्या बोलते फैब्रिकेशन यार्ड में, वर्कशॉप में। उसने क्या किया, सिक्योरिटी का व्यक्ति ने अपने भाई को बोला कि मैं आज ड्यूटी नहीं जा रहा हूं, मेरा यूनिफॉर्म पहन के तुम जाओ और ड्यूटी करके चलाओ। पहले दिन उसने बोला, उसके कथन के अनुसार। अब वो पहला दिन था, किसके पहले भी ऐसा कर चुका था मालूम नहीं। वह व्यक्ति आया काम करने, और वेसल का लोडिंग चल रहा था। वहां पे सिक्योरिटी वाला को इच्छा हुई कि देखते क्या हो रहा है, वहां पे जाकर के वो देख रहा था। तब तक सीलिंग टूट गया, वेसल गिरा, उसके नीचे वो दब गया, उसका डेथ हो गया। जब डेथ हुआ तो भाई सिक्योरिटी का डेथ हो गया, वो भी आया दौड़ के। भाई जब सिक्योरिटी का आदमी आया तो फिर डेथ किसका हुआ? तो उसने बोला कि सर मैंने अपने भाई को भेजा था ड्यूटी करने। तो ये बिग फैक्टर है, कैसे आ गया उसका भाई। तो बहुत बड़ा कंसर्न है, जो आदमी ड्यूटी पे है अपना काम वो किसी और को दे दिया कि तुम जाके करो, और उसका उस दिन डेथ हो गया। तो बहुत बड़ा कंसर्न कंपनी के ऊपर कि जिस व्यक्ति का ना गेट पास है, ना मेडिकल है, ना कुछ इंफॉर्मेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, वो आके काम कर लिया, उसका डेथ भी हो गया। तो बहुत बड़ा वायलेशन है। क्या कंट्रोल है आपके कंपनी? तो कहने का मतलब ये है कि वर्क प्लेस जो है ना, बोल रहा है ना, with access to the workplace and their activity including workers, contractors, visitors and other, सबको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, राइट। और vicinity of the workplace who can be affected by the activity of the organizations, ये भी देखना पड़ेगा
कि आपके कार्य से, आपके व्यवस्था से कहां कहां इफेक्ट पड़ सकता है। वर्कर्स एट ए लोकेशन नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी आपको वर्कर्स एट द लोकेशन नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप उस वर्कर्स को भी नजर रखना पड़ेगा जो भले ही कंपनी के कंट्रोल में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और इसमें और कंटिन्यू है, देखिए कहता है अदर इशू इंक्लूडिंग कंसीडरेशन ऑफ, और इसके अलावा क्या इशू होगा, द डिजाइन ऑफ वर्क एरिया, प्रोसेस, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग देयर एडॉप्टेशन ऑफ द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व। देखिए कहता है ना, जब प्लांट का डिजाइन होता है तो डिजाइन को भी आपको एक बार देखना चाहिए। डिजाइन में क्या देखेंगे, अब जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर से फायर हाइड्रेंट का लाइन जा रहा है, अब बताओ उसमें लीकेज होगा तो सीधा पानी गिरेगा इलेक्ट्रिकल पैनल पे। एक उदाहरण दे दिया, कोई वाल्व का ऑपरेशन है, आपको रोज करना है और वहां पे सीढ़ी लगा के चलना है, तो कहने का मतलब है वो डिजाइन को भी आपको देखना पड़ेगा जो आसानी से ऑपरेशन में आपको हेल्प करे। अगला कहता है सिचुएशंस अकॉर्डिंग इन द vicinity of the workplace caused by work related activity under the control of the organizations। सिंपल सी बात है, कोई भी कंडीशन हो वर्क प्लेस पे या वर्क रिलेटेड एक्टिविटी हो, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के नजर में रहे, उसके व्यू में रहे और उसमें वो जो भी एक्शन प्लान बनाना है एक्शन प्लान बना के काम करे, उसमें कहीं से कुछ गड़बड़ी ना हो। Situations not controlled by the organization and according the vicinity of the workplace that can cause injury and ill health to person in the workplace। यदि प्लांट या कोई भी सिचुएशंस यदि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो वहां देख रेख में नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, किसी व्यक्ति के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई इंजरी हो सकता है, कोई चोट लग सकता है, ऐसी घटनाएं वहां हो सकती है। एक्चुअल और परपोज चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, प्रोसेस, एक्टिविटी एंड द ओएचएस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी बदलाव यदि आप प्लांट में करते हो, कोई चेंज करते हो या चेंज करने का प्लान है, तो उसको भी आप कंसीडर करो और उसमें होने वाले जो रिस्क है उसका आप असेसमेंट कीजिए। मतलब एमओसी की बात कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, और उसमें क्या नया रिस्क है। जैसे मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया कि गेहूं पीसने का काम करते हो, काम तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण काम यहाँ पे ये है कि आप जो है अब डीजल वाला पंप इस्तेमाल नहीं करके इलेक्ट्रिक वाला पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिस्क चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बढ़ गया और वहां का रिस्क अलग था, यहाँ का रिस्क अलग था। चेंज इज नॉलेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन अबाउट हैजार्ड्स, और चेंज जो होगा उसमें बहुत जरूरी होता है देखना कि पहले तो बदलाव क्या हुआ वो जरूरी है, और बदलाव में क्या रिस्क बढ़ा क्या घटा, इसका असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर उसका बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये रहा अपना भैया हीरा। उसके बाद कहता है असेसमेंट ऑफ ओएचएस रिस्क एंड अदर रिस्क। द ओएचएस मैनेजमेंट सिस्टम, अब असेसमेंट की बात कर रहा है तो क्या करना है, बोल रहा है द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ए प्रोसेस टू assess OHS risk and OHS risk from the identify hazard while taking into account the effectiveness of existing control। अब ये बताओ, पहले तो हैजार्ड और रिस्क आपने खतरा पहचाना, अब रिस्क पहचान रहे हो, तो एक का मन में सवाल आपके पैदा हो रहा होगा कि हैजार्ड और रिस्क में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, चलिए तो समझिए बहुत सिंपल है। अभी तक हमने बताया क्या खतरा है, आपने ढूंढ लिया, ऊंचाई से गिरने का खतरा है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है, फायर हैजार्ड है, बर्न इंजरी हो सकता है, कट इंजरी हो सकती है, आपने बहुत कुछ ढूंढा। अब बात ऐसा है कि आपके पास ऊंचाई, ओवर के हाइट, ऊंचाई का कार्य होता है, ऊपर से गिरने का खतरा है, तो सवाल ये है कि कौन कौन ऊपर चढ़ता है, 100 आदमी में एक आदमी चढ़ता है, एक ही आदमी रिस्क जोन में है। हैजार्ड क्या होता है, जैसे ड्राइविंग करना एक हैजार्ड है, पानी में वाटर एक हैजार्ड है, वर्क एट हाइट एक हैजार्ड है, और रिस्क क्या है, तैरना नहीं आता है और पानी में कूद रहे हो, रिस्क है, डूब जाओगे। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, रिस्क है, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस।
ये कहता है कि जो आपने हजार ढूंढा है, अब कहता है कि एसएस ओएचएस रिस्क फ्रॉम द आइडेंटिफाई हजार, मतलब जो खतरा आपने ढूंढा है उसमें कौन कौन सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क है। वी टॉकिंग इनटू अकाउंट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्जिस्टिंग कंट्रोल। अब आपको देखना पड़ेगा किसका कहां एक्सेस है, और उस एक्सेस करने के बाद कितना वो इम्पैक्ट उसमें पड़ेगा, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक बार। It determine and assess the other risk related to the established implementation, operation and maintenance of the OHS management system। और इसके अलावा अदर रिस्क भी जो है उसमें भी आप एक्शन प्लान बना के काम करना पड़ेगा। और क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन methodology and criteria for the assessment of OHS risk shall be defined with respect to the scope, nature and timing to ensure they are proactive rather than reactive and are used in a systematic way। Documented information shall be maintained and retained on the methodology and criteria। समझिए बात को, कह रहा है कि आपने जो भी हजार ढूंढा है, आपको क्या करना है, एसेस करना है कि वहां पे कौन कौन सा ओएचएस रिस्क है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और उसमें जो आप कंट्रोल लगा रहे हो कितना उसका इफेक्टिवनेस है, अदर रिस्क के साथ सेम है, ये आपके पास मेथड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आपके हर काम में नेचर टाइमिंग हर तरीके से आपको इसको क्या बोलते हैं एसेस करना पड़ेगा, और उसको ऑन पेपर इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। यदि इस बात की जानकारी रहे तो शायद घटनाएं दुर्घटनाएं कम होगी। तो असेसमेंट ऑफ ओएचएस रिस्क एंड अदर रिस्क का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि इसके पहले जो हम देखे वो देखे कि हमारे प्लांट में कौन कौन से जाट्स हैं, अभी हम देख रहे हैं कौन कौन से रिस्क है, अब हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए अब आ गया अपॉर्चुनिटी, क्या कहता है, The organization shall establish, implement and maintain a process to assess shall मतलब mandatory है, OHS opportunity to enhance OHS performance while taking into account plan change to the organization, its policy, its process or its activity, and opportunity to adopt work organization and work environment to workers, opportunity to eliminate hazard and reduce OHS risk, other opportunity for improving the OHS management system, note OHS risk and OHS opportunity can result in other risk and other opportunity for the organizations। देखिएगा बात ऐसा है कि आप जो है हमेशा अवसर को ढूंढना है कि क्या हमारे पास अवसर है जो हमें दुर्घटना में सहायता करेगा, दुर्घटना नहीं होने देगा। अब आप उदाहरण के साथ समझिए, आपके पास नॉन स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए रिस्क है। अपॉर्चुनिटी क्या है, जितना जल्दी उसको आप रिप्लेस करें और अच्छे कैटेगरी का स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म लाएं। आपके पास सेमी स्किल वर्कमैन है, अच्छे से समझ नहीं पाते, आपके पास अवसर है कि जितना जल्दी हो सके उनको ट्रेंड करें, और ट्रेंड हो जाएंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी। आपके पास अवसर है कि आप उसको ट्रेंड करें। अवसर का मतलब सिंपल सा है, अपॉर्चुनिटी और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में क्या अंतर है, सिंपल सा समझ लो। आपका एग्जामिनेशन 3 महीना बाकी है, 3 महीना आपका एग्जाम बाकी है, तो 3 महीना एग्जाम बाकी है, तो उसमें क्या मामला है, उसमें मामला ये है, समझिएगा ध्यान से, जो 3 महीना आपका एग्जाम बाकी है, तो आपने जो आपका 100% सिलेबस है आपने 70% पढ़ लिया है, तो आपके पास 70% पढ़ लिया है और 30% बाकी है, और 3 महीना बाकी भी है, तो 3 मंथ आपके पास है, अवसर है 3 महीना का, उतना दिन में आप जो है पढ़ के अपने आप को तैयार कर सकते हो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो सेफ्टी में भी हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मतलब सुधार के अवसर ढूंढना है, और उस पर एक्शन प्लान बना करके काम करना है, और निरंतर काम करना है, यही प्रक्रिया जो है अपॉर्चुनिटी। साफ सुथरा कर दिया। और अदर अपॉर्चुनिटी बाहरी लोगों के साथ भी आपका इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, थर्ड पार्टी के साथ या एक्सटर्नल पार्टी है, और उसके साथ भी आप जो है क्या बोलते हैं उसको सटो में फिश बिल्डअप कर सकते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, और
सेफ्टी में कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसके साथ आप बात करके और क्या क्या ऑप्शन है वो आप उसको बता सकते हो, चेंज करा सकते हो, तो उसके आपके पास ऑप्शन है। फिर कहता है डिटरमिन द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में समझिए कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ए प्रोसेस। सेल मैंडेटरी है, क्या कहता है, तीनों वर्ड को बढ़िया से पढ़ लीजिए। डिटरमिन एंड हैव अप टू डेट लीगल रिक्वायरमेंट इन अदर रिक्वायरमेंट दैट आर एप्लीकेबल टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड्स ओएचएस एंड ओएचएस। कहता है अप टू डेट लीगल रिक्वायरमेंट, पहले कि आपके पास प्लांट में जो रिक्वायरमेंट है लीगल, आपके पास प्लांट में जो रिक्वायरमेंट है लीगल, क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है आपके पास कि लीगल रिक्वायरमेंट आपका मेंटेन होगा, क्या आपके पास मैकेनिज्म है, कैसे पता चलेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको सेट करता हूँ, बिहार के रहने वाले हो तो बिहार सरकार ने प्रोसीजर लागू किया कि बिहार में अल्कोहल बैन हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल बैन? आप न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनते हो, लेकिन आपके पास कोई सिस्टम ऐसा रखना पड़ेगा कि कैसे आपको पता चलेगा क्या चेंजेस हुआ, कौन कौन सा बदलाव हुआ। तो आपके पास कोई लीगल की टीम हो सकती है, आप एजेंसी रख सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, आपके पास सिस्टम रखना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कोई नया बदलाव हुआ है और आपने पता ही नहीं चला, पेनल्टी हो गया। एग्जाम्पल, CGWA ने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया कि आप यदि जून 2020 के पहले आप यदि CGWA का लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ 2,56,000 की पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपया लेट फाइन और 1,56,000 रुपया इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्जेस। और उसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई नहीं किया और अप्लाई नहीं करने का परिणाम किसी का 2,56,000 तो मिनिमम है, और लेट होगा तो और पैसा, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख रुपया पेनल्टी लगा और उसे देना। तो ये हो गया आपका अप टू डेट लीगल इन अदर रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है? यस। तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या अदर रिक्वायरमेंट। वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे है, कैसे लिखा हुआ है। आपको मैं प्रोसीजर दिखाता हूं, लीगल रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर है, प्रोसीजर नंबर 4। देखिए, एक मिनट, सॉरी। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ कैसे कंप्लायंस होता है लीगल का। तो देखिए लिखा है 6.3 में, इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस टू लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट। दिया हुआ है कि द लीगल टीम इवेल्युएट periodically the identified legal and other requirement as per step below। कैसे periodically वो करता है? देखिए, सबसे पहला, compliance done by the respective HOD through the requirements defined
इन द E&Y कंप्लायंस मैनेजर टूल। E&Y एक कंपनी है जो पैसा लेती है और वो आपको बताती है कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करना है। लीगल कंप्लायंस का लिंक डाल दिया गया कि इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। Legal register review as per the E&Y tool, alert in the same is communicated on email. लीगल रजिस्टर को रिव्यू करता है ये E&Y टीम और जो कंप्लायंस आता है वो मेल कर देता है कि ये बाकी है आप कर लीजिए। री-इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इज डन बाय ईओ एंड लीगल टीम। उसके बाद भी लीगल का कॉर्पोरेट का ईओ टीम देखता है कि कौन कौन सा कंप्लायंस है जो बच गया, कौन कौन सा होना बाकी है। इस तरह से कंप्लायंस का मॉनिटरिंग होता है। अब देख पा रहे हो ना, क्लियर कट प्रोसीजर में लिखा है और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा कि कौन कौन सा कंप्लायंस हमारा पेंडिंग है, राइट। तो ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो यही कह रहा है कि आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए कि आप कैसे अपडेट रहोगे कि क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा, राइट। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट जितना भी है उसका कंप्लायंस भी समय पे करना है। The organization shall maintain and retain documented information on its legal requirement and other requirements and shall ensure that it is updated and reflect any change। मतलब आपके पास जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसका पहले तो अपडेटेड एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद उसमें यदि चेंज हो रहा है तो वो आप उसको चेंज करिए, बदलिए, बदलने के बाद उस पर काम करिए। तो ये होना बहुत जरूरी है। नोट, लीगल रिक्वायरमेंट इन अदर रिक्वायरमेंट कैन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कैसे है? यदि आप टाइम पे कंप्लायंस नहीं करोगे तो पेनल्टी या अदर चीजें हो सकती है, और अवसर आपके पास ये है कि समय पे कंप्लायंस करो, ये आप इससे बच सकते हो। उसका प्रोसीजर, मैकेनिज्म, सिस्टम बनाओ, आप आसानी के साथ बच सकते हो यदि ऐसा करते हो तो। नहीं करते हो तो रिस्क है। तो ये हो गया भैया लीगल रिक्वायरमेंट इन अदर रिक्वायरमेंट। और हमने कल आपको समझाया था लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट में क्या अंतर होता है। तो हम लोग क्या बात किए थे? अदर रिक्वायरमेंट में लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जो सरकार को चाहिए, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन समझौता नहीं हो सकता है, वो हो गया लीगल रिक्वायरमेंट। और अदर रिक्वायरमेंट मतलब जो कंपनी का जरूरत है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लीगल रिक्वायरमेंट का बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है कि आपने निर्धारित कर लिया कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि गाड़ी चलाने के लिए 2 व्हीलर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, उसके बाद इंश्योरेंस, पीयूसी लगेगा। 4 पेपर मैंडेटरी है और हेलमेट पहन के आपको गाड़ी चलाना है। ये सरकारी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है। और हम कह रहे हैं कि हमारे कंपनी में काम करोगे तो आपको 60 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना है। ये हमारा अदर रिक्वायरमेंट हो गया, राइट। तो ये हो गया लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अब 6.1.4 द ऑर्गेनाइजेशन शेल प्लान, ये है आपका प्लानिंग एक्शन। अब आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया तो ढूंढ के छोड़ दोगे तो होगा नहीं। क्या करना है? अब एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन शेल एड्रेस दिस रिस्क एंड, जो आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ढूंढा उसके खिलाफ एक्शन लेना। क्या करना पड़ेगा? लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट जो है उसके खिलाफ एक्शन प्लान बनाना। प्रिपेयर फॉर ए रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी सिचुएशंस, आपको तैयारी करनी पड़ेगी यदि कुछ इमरजेंसी होता है तो कैसे उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। इंटीग्रेट एंड इंप्लीमेंट द एक्शन इनटू द OHS मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस और द बिजनेस प्रोसेस। मतलब इंटीग्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन द एक्शन। सिंपल सी बात है, जो आपका एक्शन प्लान है, जो भी आपका एक्शन प्लान बनाना है वो आपने बनाया है और उसको आप क्या करिए, इंटीग्रेट एंड इंप्लीमेंट, बिजनेस के साथ आप मर्ज कीजिए और उसको आप लागू कीजिए और उस पे आप काम करिए, प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएगा। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्शंस, और आपने जो भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो गलत कर रहे हो। जैसे कोई बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं और कुछ फायदा हो नहीं रहा है, किताब देख रहा है, तो इफेक्टिव तरीके से कंप्लायंस करना। ऐसा नहीं कर रहे उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। The organization shall take into account the hierarchy of control and output from the OHS management system when planning to take action। जब एक्शन लेने जाओगे तो क्या करेंगे? हायरार्की ऑफ कंट्रोल। अब 5 कंट्रोल बताया जा चुका है जो 8.1.2 में आएगा। तो आप 5 कंट्रोल
टूल लगा करके आप रिस्क को कम कर सकते हो। When planning its action, the organization shall consider best practices, technological operations and financial operations and business requirement. ये आप कर सकते हैं, राइट? तो आप क्या करोगे? When planning its action, जब भी आप एक्शन लेने जाओगे तो आपको कंसीडर करना है क्या? अच्छे प्रैक्टिसेस आपके, क्या तकनीक लगा के व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, फिनेंशियल ऑपरेशन एंड बिजनेस ऑपरेशन। ये हो गया प्लानिंग एक्शन में आपको ध्यान देना है। प्लानिंग एक्शन इसलिए है कि जो आपने रिस्क, हैजार्ड, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ढूंढा, लीगल रिक्वायरमेंट ढूंढा, उसको अब एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो होता है प्लानिंग। अब उसके बाद है क्लॉज नंबर 6.2, OHS ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। अब आपने उद्देश्य तय किया है कि हमको करना क्या है। ये उदाहरण बहुत बेहतरीन है। आप टर्मिनस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हो, उद्देश्य क्या है? पढ़ के सर्टिफिकेट लेके घर चला जाना, यही उद्देश्य है ना? अच्छा, नौकरी का उद्देश्य है, ठीक है। आपका उद्देश्य है नौकरी करना, ठीक है। मतलब तो उद्देश्य को ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे से पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना और नौकरी प्राप्त करना, राइट? ये उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो सेफ्टी में क्या उद्देश्य हो सकता है? प्लांट में कोई दुर्घटना ना हो, यही ऑब्जेक्टिव होगा ना? यस। क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन शैल इस्टेब्लिश, शैल मतलब मैंडेटरी है, established OHS objective and relevant function and level in order to maintain and continually improve the OHS management system and OHS performance. The OHS objective shall be consistent with the policy. Objective policy के हिसाब से होगा, जो पॉलिसी में लिखे हो, जो आपका नीति है वही ना ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा। Be measurable और capable for performance evaluation. अब ऑब्जेक्टिव कैसा लिया? मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपका मार्कशीट आता है, एग्जाम देते हो तो उसमें क्या होता है? 70% आया है, 40% आया है, 120% आया है, 90% आया, जो भी मेजरेबल रहता है ना। ऐसा तो नहीं बोलते इसका रिजल्ट ठीक है, इसका रिजल्ट बोल सकते हैं अच्छा है, इसका रिजल्ट उससे अच्छा है, इसका रिजल्ट पहले से ठीक, ऐसा नहीं होता है। मेजरेबल होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना हम कहाँ है। यदि ऐसा हम बोले 70 है तो अगले साल 75 है तो अगले साल 80 है, जब मेजरमेंट करेंगे तो पता चलेगा हम कहाँ पे खड़े हैं, राइट? कहता है टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, द रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विथ वर्कर एंड वेयर दे एग्जिस्ट वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, be maintained, be monitored, be communicated, be updated as appropriate। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, सबसे पहले वो मॉनिटर कीजिए, उसको कैसा चल रहा है, कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को पता होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब नहीं है। यदि ये नहीं होगा तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो इसके लिए होना जरूरी है। देखिएगा, अब ऑब्जेक्टिव जो आपने बना लिया, कैसे हासिल करोगे? जैसे आपने बोला कि हमारा उद्देश्य है पढ़ना और नौकरी करना, और कोर्स का नाम याद नहीं है, कॉलेज का नाम याद नहीं है, बेसिक सेफ्टी की जानकारी नहीं है, तो क्या ऑब्जेक्टिव को लिखता है OHS ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, क्या उसको ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की तैयारी हो रही है? नहीं हो रही है। क्या हो रही है? तो कह रहा है प्लानिंग टू अचीव OHS ऑब्जेक्टिव, when planning how to achieve its OHS objective, the organization shall determine what will be done, क्या करना पड़ेगा, what resource will be required, ये करने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए आपको, who will be responsible, कौन इसको देखेगा, कौन करेगा, when it will be completed, आपने कोई टास्क असाइन किया, कब कंप्लीट होगा, how the result will be evaluated including indicators for monitoring, कैसे आप मॉनिटर करेंगे, कहां खड़े हैं, क्या हो रहा है, how the action to achieve OHS objective will be
इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस, और कैसे इसको बिजनेस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक कहां होने वाला है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन ए रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द OHS ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान टू अचीव देम, और आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे आप उसको करने वाले, राइट। तो सबसे पहले तो यही बात है ना, करना क्या है वही नहीं पता है, और करने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले टास्क असाइन होगा तब ना रिसोर्स ढूंढा जाएगा, और रिसोर्स ढूंढ लिया तो कौन करेगा, कब टाइमलाइन रहेगा, ये सब करना पड़ेगा तब ना हासिल होगा। बोलो, जैसे एग्जांपल 55 क्वेश्चन आपको दिया है, टास्क क्या है, व्हाट विल बी डन, तो 55 क्वेश्चन याद करना। व्हाट रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड, आप प्रिंट आउट कर लो और उसको पढ़ो, यही रिसोर्स चाहिए। और एक सपोर्ट चाहिए, नहीं समझ में आए तो मैं हूं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हेन इट विल बी कंप्लीट, आपने टाइम ले ली थी या 15 दिन में कर लेंगे। हाउ द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएटेड, कैसे पता चलेगा। आप किसी मित्र को बोलो कि मेरा इंटरव्यू लो, कितना तैयार हूं मैं, पता चलेगा, राइट। और जो आपने सीखा वो अपने लाइफ के साथ उसको मिक्स कर लो, हो गया काम आपका, राइट। बात समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे। तो अब प्लानिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, कोई ऐसा छात्र है जो डॉक्यूमेंट देखना चाहता है इससे संबंधित, तो आप पूछ लेना, जैसे क्लास फिनिश होता है मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, या ऑब्जेक्टिव का आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, चल तो ऑब्जेक्टिव का ही डॉक्यूमेंट देख लो। ये 6.2 है ना, तो मैं आपके सामने 45,001 खोला हूं, और ये देखो फोल्डर वाइज है, सीधे 6.2 में जाऊंगा, ये रहा 6.2, ये आपका प्लानिंग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको दिखाता हूं तो वहां से पता चलेगा कि क्या है। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कितना है, 5। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव समझाया जाएगा क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड मेंटेन TRFR, टोटल रिकॉर्डेबल एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, ये 0.18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है टू रिड्यूस द फर्स्ट एड, 30% फर्स्ट एड कम होना चाहिए। उसके बाद जो रिपोर्टिंग है अनसेफेक्ट का, वो पर पर्सन 2 होना चाहिए, और बैलेंस स्कोर कार्ड 80% होना चाहिए, और नियर मिस रिपोर्टिंग पर पर्सन होना चाहिए। 5 तो आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया, ये पिछले साल का है, आप देख सकते हैं। और इस 5 ऑब्जेक्टिव को रिव्यू कब कब किया गया है, तो आप गौर से देखोगे तो इस ऑब्जेक्टिव को रिव्यू किया गया है, अप्रैल में बना है, H1 में रिव्यू हुआ है अक्टूबर में, और इधर अप्रैल में 10 अप्रैल। और इधर कैसे टारगेट देखो, हर महीना ट्रेक हुआ है, किस महीना कितना रहे हैं, क्या रहा है। तो जहां जहां रेड है वहां हासिल नहीं हुआ है, येलो है वहां गड़बड़ी है, ग्रीन है वो अचीव हुआ है। ऐसे मंथली बेसिस पे उसका रिजल्ट ट्रेक हुआ है। कहां से डेटा आ रहा है, तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड है, इसमें लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर है। उस लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर से नंबर यहाँ पे आता है। मैं आपको समझाऊंगा एक बार कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लेगिंग इंडिकेटर क्या होता है, मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से टूल होते हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव का डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और ये जो फोल्डर आपके सामने मैं खोला हूं, ये क्या है, 45,001 का फोल्डर है, और जितना क्लोज आपको पढ़ा रहा हूं ना, 4.1 4.2 सबका डॉक्यूमेंट अंदर में माल भरा हुआ है, जो चाहिए आपके सामने दिखाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है भैया? बहुत अच्छे। थोड़ा सा ठीक है, 7वां नंबर पढ़ेंगे, सपोर्ट। 7वां नंबर पढ़ेंगे सपोर्ट। ये क्या है, सपोर्ट में अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम बार बार जब भी अगला क्लोज में आते हैं तो पीछे का कहानी याद दिलाते। कौन बताएगा, कोई छात्र बताएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कोई बोलेगा? अभी तक क्या
पढ़े हैं हम लोग 6 क्लॉज में। 1 नंबर में क्या था? स्कूप था सर। 1 नंबर में क्या था? स्कूप। स्कूप। 2 नंबर में क्या था? प्रोडक्टिव रेफरेंस। रिसोर्स। इसका कोई रेफरेंस है? वेरी गुड। 3 नंबर में क्या था? टर्म्स एंड डेफिनेशंस। क्या था? टर्म्स एंड डेफिनेशन। कितने डेफिनेशन है उसमें? 37। वेरी गुड। अगला क्लॉज नंबर 4 में क्या पढ़े हम लोग? कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने क्लॉज है? क्या है ना, क्या नाम है पहले का? शॉर्ट में हमने क्या बताया था? इंटरनल और एक्सटर्नल इशू। वेरी गुड। 4.2 में क्या है? नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। नहीं, 4.2 आप पीडीएफ खोलो, प्रिंट आज सब कोई ले लेगा, बिना प्रिंट के कल से किसी को क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। क्लॉज नंबर 4.3 स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लॉज नंबर 4.4 मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। और क्लॉज नंबर 5 का क्या नाम है? वेरी गुड, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। उसमें कितने क्लॉज है? 4। यस। पहला 5.1 क्या है? लीडरशिप एंड कमिटमेंट। कितने कमिटमेंट है? 13 कमिटमेंट है। और 5.2 क्या है? वेरी गुड, ओएसिस पॉलिसी में कितने पार्ट को कंसीडर करना है? 6। वेरी गुड। क्लॉज नंबर 5.3 में क्या है? अभी तक हमने पढ़ लिया 6। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी देख लिया, उसके बाद से हीरा वगैरह सब देख लिया प्लानिंग में। अब हमको अब मैं आपको बोलूं हीरा बनाओ, तो हीरा कहाँ बनाओगे? से कंप्यूटर चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बिना सिस्टम का काम होगा? नहीं होगा। तो कर रहा है सपोर्ट। अब यहाँ पे सिस्टम को लागू करने के लिए सपोर्ट चाहिए। देखिए क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स, बिना रिसोर्स का काम नहीं। कॉम्पिटेंस, अभी कोई पूछा था ना थोड़े समय पहले कि कॉम्पिटेंस क्या है, तो मैं बोला था कि आगे पढ़ना है, बताऊंगा। आगे है सामने। अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। देखिए क्या है। सबसे पहले कार्य करना है, व्यवस्था करना है, तो रिसोर्स चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, के लिए व्यवस्था सब चाहिए, तब हो पाएगा। और कॉम्पिटेंसी और अवेयरनेस में क्या अंतर है समझ लीजिए। यदि कोई बोलता है कि आप ऊंचाई पे कार्य करते हो तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही काम करना, तो उसको कॉम्पिटेंसी है कि अवेयरनेस है? लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है जिसके पास सर्टिफिकेट है सेफ्टी ऑफिसर का, तो क्या है? वेरी गुड। मतलब कॉम्पिटेंसी तभी होती है जब आपके पास कोई प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट होता है। आप किसी व्यक्ति को दवा खाने के लिए दवा लिख करके दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। आप डॉक्टर नहीं हो, आप दवा लिख करके नहीं दे सकते हो। इसलिए नहीं दे सकते हो कि आप ऑथराइज नहीं हो। प्रिस्क्रिप्शन वही लिख सकता है जो कम से कम एमबीबीएस किया हो या कोई डॉक्टर की अप्रूव डिग्री हो, जिसके चलते वो मेडिसिन लिख कर पर्ची दे सकता है। आप और हम नहीं दे सकते, राइट?
दे वही सकता है जिसमें कॉम्पिटेंसी है। मोटा मोटी जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग घर बिजली का कनेक्शन कर सकते हैं, मुझे जहां तक जानकारी है। तो क्या वो सर्टिफाइड हुए, कॉम्पिटेंसी है उनके अंदर? नहीं। कॉम्पिटेंसी किसके अंदर है? इलेक्ट्रीशियन होना जरूरी है उसके लिए। आपके पास इलेक्ट्रिकल का कोई कागज वगैरह, डिग्री वगैरह, डिप्लोमा या आईटीआई कुछ होना, तो होता है कॉम्पिटेंसी। अवेयरनेस तो हम कोई भी है कि मौसम खराब है तो जहाज नहीं उड़ाना चाहिए, तो बोल सकते हैं कि हम पायलट हो गए। यस, मतलब आपको अवेयरनेस है, आपको जानकारी है कि खराब मौसम में फ्लाइट उड़ाना मुश्किल है, आप बोल रहे हो। तो अवेयरनेस किसी को हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंसी सबको नहीं हो सकती है। तो बात समझ में आ गई ना कॉम्पिटेंसी और अवेयरनेस में। अब है 7.4 कम्युनिकेशन। अब रही बात, ऊपर हम लोग बात किया, आपने पॉलिसी बनाया, तो पॉलिसी बनाया तो किसको किसको बताया? तो सर हमने किसी को नहीं बताया। तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि क्या आप करने वाले हो? तो कम्युनिकेशन में दो टुकड़ा है, एक है 7.4.2, एक तो जनरल है, उसको छोड़ दीजिए। 7.4.2 और 7.4.3 मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये लोगों को कम्युनिकेट करना है तो प्रॉपर वे में होना चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो मास में इकट्ठा करके। मैं इंटरनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। आपके प्लांट में सूचना बोर्ड या नोटिस बोर्ड है, वहां पे आप लगा सकते हो डिटेल कि भाई ये ऐसा ऐसा काम होने वाला है। यूनियन के माध्यम से लोगों को बता सकते हो, ईमेल के माध्यम से लोगों को बता सकते हो। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते थे, तो विद्यालय में आपका छुट्टी होता था तो कोई व्यक्ति आता था रजिस्टर लेके और सुनाया जाता था कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल जो है विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विद्यालय बंद रहेगा, पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं होगा, पुनः विद्यालय 18 तारीख से चलेगा। ऐसे ही होता था ना। ये राइटिंग में आपने चिट्ठी निकाला और हर क्लास में सूचना घूम गया, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। रिटर्न में चिट्ठी निकाल के लोगों को वर्बली बता दिया, और यही सूचना नोटिस बोर्ड पे भी लगा दिया। यदि ईमेल सिस्टम है तो यही सूचना ईमेल पे भी डाल दिया। व्हाट्सएप ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आजकल इस्तेमाल होता है, तो आप वहां भी डाल सकते हो। अपने ऑफिशियल करके रखा है तो कि आप जान लीजिए, व्हाट्सएप पे आप वोटिंग करा सकते हो कितने लोगों ने सूचना को प्राप्त कर लिया, तो जिससे आपको पता चलेगा कि नोटिस उनको मिल गया। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के सब मीडिया हो सकते हैं माध्यम से। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कभी भी किसी एजेंसी के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ होगा। आप देखना कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो निकलता है पत्रांक संख्या 2020/12/15 ऐसा रहता है ना। जय अरे क्यों राइट ना कौन देखता है? आपको सूचना रहेगा। जैसे हम लोग पीसीबी को चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मे भी मेरे पास होगा तो दिखा दूंगा, नहीं होगा तो शायद अभी निकल लू जाए अजय हाई कुली होता तू जो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। हम लोग पीसीबी को चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसका प्रॉपर वे है, बकायदे सिस्टमेटिक लिखते हैं, उसमें लेटर नंबर वगैरह डाल के लिखते हैं। तो एक मिनट रहेगा मेरे पास रहेगा, दिखाता हूँ। रिटर्न फाइल देखिए कैसे पीसीबी को चिट्ठी लिखते हैं। लिखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए चिट्ठी लिखा, ये रिटर्न फाइल क्या, तो चिट्ठी लिखा देखिए, लेटर नंबर SBCL/FM/PCB/2022 नंबर। ये तीसरा नंबर चिट्ठी है जो बोल रहा है, ये लेटर का नंबर है। दूसरा लेटर लिखा, इस लेटर का नंबर 4 है। ये लेटर लिखा, इसका नंबर 2 है। तो अलग अलग चिट्ठी आप अलग अलग तरीका से आप लिखोगे, लेकिन सबका नंबर होना जरूरी है। ये चिट्ठी लिखा, इसका नंबर 1 है, देख रहे हो ना। हर चिट्ठी का नंबर तभी ना पता चलेगा, जैसे बोला कौन सा चिट्ठी भेजा है तो बोलेगा कि देखिए लेटर नंबर 1 SBCL/FM/PCB/2022/01 ये चिट्ठी नंबर है। तो कोई भी आप नोटिफिकेशन आता है ना गवर्नमेंट का, देखना तो उसमें चिट्ठी नंबर आता है कि कौन सा आपने लेटर दिया है, कौन सा सूचना है, उसका कुछ नंबर आता है, उसका लॉजिक रहता है, नंबर होना जरूरी है। जैसे आप कोई FIR दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है थाने में, तो उसका नंबर कैसा रहता है, लिखा रहता है, आप देखना नंबर 15/22 15/23 ऐसा रहता है। मतलब जो वो रहता है आपका FIR नंबर, और उसके बाद वाला ईयर होता है। अभी जैसे जो भी FIR लॉग होगा वो होगा 1/23, 2/23, 3/23, 4/23 ऐसा हो सकता है।
राइट। नोटिफिकेशन जो है वैसे ही होता है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होगा, सिस्टमेटिक होगा, ऐसा नहीं कुछ भी भेज दिया कुछ भी कर दिया। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी बाहरी व्यक्ति के साथ है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको नोटिस दे दिया, तो नोटिस दे दिया तो उसका जवाब आपको बाकायदे सिस्टमेटिक देना पड़ेगा और वो रखना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात को? यस। और अंतिम 7.5 ये पढ़ेंगे विस्तार से आगे, आज तो हम आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब आप अपने कंपनी में कोई भी फॉर्मेट बनाते हो तो उसका नंबर होना जरूरी है। क्रिएटिंग एन अपडेट, समय समय पे उसको अपडेट करना और उसका डॉक्यूमेंट नंबर होना जरूरी है। कोई भी फॉर्मेट या चेकलिस्ट होगा उसका डॉक्यूमेंट नंबर अवश्य होगा। यदि कोई एक्सपीरियंस लड़का है कंपनी में काम कर रहा है तो आप देख लेना हर चेकलिस्ट का नंबर होता है। राइट, बात समझ में आ रही है? कैसा होता है नंबर, एक बार नंबर देख लीजिए कैसा होता है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए चेकलिस्ट के कोई भी कंपनी का खोलने का प्रयास करता हूं, अदानी का ही खोल रहा हूं मैं। ये चेकलिस्ट है अदानी का, मेरे पास है। यही चेकलिस्ट है, तो इसका नंबर है ना फॉर्म नंबर E101 या EI101, ये इशू नंबर, रिवीजन नंबर, डेट और फॉर्म नंबर EI01। दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर क्या है यहाँ पे, रिवीजन नंबर 1, इसका नंबर अलग है। EI01 ये उसी का मिक्स चेकलिस्ट है। ये EI02 ये आपका डीजी का चेकलिस्ट है। उसके बाद आप आइए आगे, ये है आपका ES01 हो ना, फॉर्म नंबर अलग अलग नंबर हो सकता है, और भी दिखा सकते हैं आपको हम। एक तो ये हो गया, और फॉर्मेट मेरे पास रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसका फॉर्मेट नंबर होना, डॉक्यूमेंट नंबर होना जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि वो चेकलिस्ट कैसा है, क्या है, उसका कहाँ इस्तेमाल है। ये बहुत जरूरी है। राइट, चेकलिस्ट और फॉर्मेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो, तो मैंने आपको कुछ दिखाया और बाकी आप देख सकते हैं। राइट, तो कोई भी पेपर आप बनाओगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर रहना अनिवार्य है। क्लियर है ना? तो 37 नंबर हम लोग स्लाइड पढ़ लिए और कल हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे। तो अभी तक जितना हमने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। बोलो। जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? बोल नहीं रहे भाई। है सर। देखो, ये मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। मैं पहले बता चुका हूं, बताया हूं ना? यस तो ये हालांकि समझोगे तो कोई बुरा नहीं है। मैंने